नमस्कार, मैं हूं विवेक श्रीवास्तव। 24 का चुनावी घमासान अब अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। आज छठे चरण के लिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग थी, जिसमें 889 उम्मीदवार की किस्मत दांव पर लगी थी। इसमें कई ऐसे दिग्गज थे जिन्होंने अब तक हार का स्वाद नहीं चखा, लेकिन अब जनता ने मैदान में उतरे इन सभी उम्मीदवार की किस्मत का फैसला कर दिया है। 8 राज्यों की 58 सीट पर वोटिंग प्रक्रिया खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर ये, अपडेट ये कि 8 राज्यों की 58 सीटों पर 57.70% वोटिंग हुई। 5 बजे तक बिहार में 52.24% मतदान हुआ। हरियाणा में यह आंकड़ा रहा 55.93 का, झारखंड में 61.41% और दिल्ली में 54% वोटिंग हुई। ओडिशा में 59.60% वोटिंग हुई। 6 बजे तक उत्तर प्रदेश में 52.02% वोटिंग हुई। ये हम आपको 5 बजे तक का आंकड़ा बता रहे हैं। 5 बजे तक यूपी में 52.02% वोटिंग हुई है, ओडिशा में 59.60% और दिल्ली में 54% वोटिंग हुई है। झारखंड में 55.93% का आंकड़ा रहा और हरियाणा में 55.93%, झारखंड में 61.41% का आंकड़ा रहा है। अब हमारे साथ ग्राउंड जीरो से हमारे कई सहयोगी जुड़ गए हैं, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। भुवनेश्वर से मेरी सहयोगी जो है मनोज्ञा लोईवाल मेरे साथ जुड़ गई हैं। दिल्ली से जैनेन्द्र आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। इसके अलावा रोहतक से सचिन कुमार आपको दिख रहे हैं, रांची से मेघा उपाध्याय दिख रही हैं, सिवान से शशांक दिख रहे हैं और प्रयागराज से वीरेश पांडे। हम एक एक कर इन सब के पास चलेंगे। आज वोटिंग में कैसा माहौल था, किस तरीके से वोटिंग हुई, कब परसेंटेज ज्यादा और कब परसेंटेज कम था, किन किन चीजों ने वोटिंग परसेंटेज को प्रभावित किया, इस पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले चलते हैं, मनोज्ञा लोईवाल जो है वो भुवनेश्वर से हमारे साथ जुड़ेंगी, उनके पास चलेंगे। लेकिन दिल्ली चलते हैं, यहां पर आज तमाम दिग्गजों ने वोट किया और दिल्ली में आज वोटिंग भी हुई है। आंकड़ा क्या कहता है और अब की बार और पिछली बार के वोटिंग प्रतिशत में कितना अंतर है, जैनेन्द्र समझाइए। विवेक, देखिए, बहुत भीषण गर्मी आज पूरे दिन रही और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले काफी समय से भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका असर साफ तौर पर वोटिंग पर नजर आया। कुछ बूथों पर, कई इलाकों में और खासतौर पे जहां पर सघन आबादी है वहां पर वोटिंग जो है कुछ सुस्त रही। इसको लेकर के शिकायत भी विपक्षी दलों की तरफ से सुबह से ही की गई। तो इन सबके बीच 5 बजे तक का जो आंकड़ा है दिल्ली की 7 सीटों पर, वो तकरीबन 54% का है। आखिरी घंटे की वोटिंग और इसके अलावा जो फाइनल कैलकुलेशन में जो टैली थोड़ी बढ़ती है, लग रहा है कि 2019 का जो आंकड़ा था यानी तकरीबन 60.6% वोटिंग 5 साल पहले हुई थी, उसके आसपास ये वोटिंग प्रतिशत जो है वो पहुंच सकता है, लेकिन शायद उसको क्रॉस ना करे। तो संभवतः दिल्ली में जो फाइनल फिगर आएगा वोटिंग प्रतिशत का, वो 2019 से कुछ कम रहने की संभावना है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट डिवीजन से पास दिल्ली होगी, यानी 60% से ज्यादा वोटिंग होगी। 2014 में तो 65% हुई थी, उससे तकरीबन 4.5% की गिरावट 2019 में देखने को मिली थी। और जो ट्रेंड है 5 बजे तक 54%, तो लग रहा है कि जो फाइनल फिगर होगा दिल्ली की 7 सीटों का, वो 60% के आसपास होगा, जो कि संतोषजनक तो कह सकते हैं, उत्साहजनक नहीं कह सकते। इसकी एक बड़ी वजह जो है वो गर्मी जो है वो रही और दिल्ली में 60% वोटिंग जो है वो दिल्ली जैसे शहर के लिए हम कह सकते, के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ठीक है। खासतौर पर अगर हम मुंबई से दिल्ली की तुलना करें तो 7 सीटों पर वोटिंग जो है वो वोटिंग हम नहीं कह सकते खत्म हो गई है, समय हो गया है, दरवाजे बंद हो गए हैं। जो वोटर अंदर जा चुके हैं मतदान केंद्रों के अंदर, वो अब वोट डाल करके बाहर निकलेंगे और अब इंतजार है 4 जून का। आप हमारे साथ बने रहिए। अब मैं हरियाणा लिए चलता हूं। रोहतक में मेरे सहयोगी सचिन है, वहां वोटिंग कैसी रही, बताइए। जी देखिए, रोहतक में क्योंकि गर्मी की वजह से वोटर्स जो हैं, वोटर्स ने मॉर्निंग आवर्स में वोट करना जो है ज़्यादा प्रेफर किया है, क्योंकि दोपहर को जिन जिन पोलिंग बूथ्स पे, पोलिंग स्टेशंस पे हम जा रहे थे, वहाँ पे वोटर्स की संख्या कम थी। तो सुबह के टाइम जो है वो ब्रिस्क वोटिंग हुई है। अब देखना यह है कि फाइनल जो टैली आएगी पोल परसेंटेज की, उसमें क्या पिछला जो 2019 का जो वोटर टर्नआउट है उसके नज़दीक पोलिंग परसेंटेज जाती है या नहीं। फिलहाल हरियाणा
की 10 सीटों पर पोलिंग जो है आज मुकम्मल हो चुकी है। 6 बजे तक ये पोलिंग थी। अब जो किस्मत है जो कैंडिडेट्स की वो बंद हो गई है ईवीएम में। पर सबसे बड़ा प्रश्न है हरियाणा में कि क्या 10 की 10 सीटें जो 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी, क्या उसको रिपीट कर पाएगी बीजेपी जो है इस परफॉर्मेंस को 2024 के इलेक्शन में? क्योंकि परिस्थितियां जो हैं इन चुनावों में जो हैं 2019 से थोड़ा अलग थी, क्योंकि 10 साल जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार को हरियाणा में हो गए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जो है पूरी ताकत जो है इस चुनाव में झोंक दी गई थी। तो फिलहाल ईवीएम्स में किस्मत जो है कैद है। फाइनल टैली जो है लगभग 74% जो है पोल परसेंटेज था। जो हम 2019 की बात करें लगभग 74% पोलिंग जो है हरियाणा में हुई थी। अब फाइनल फिगर का वेट होगा हरियाणा में आज की कितनी पोलिंग जो है हरियाणा में हुई है। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। मेघा उपाध्याय भी रांची से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मेघा के पास लिए चलते हैं। मेघा, वहां पर आज महेंद्र सिंह धोनी भी आए थे, कई दिग्गजों ने भी वहां पर वोट किया है, और वोटर्स का मिजाज वहां पर कैसा था, बताइए जरा। जय विवेक, यहाँ गर्मी थोड़ी कम थी। सुबह की मैं बात करूँ तो तापमान तकरीबन 25 डिग्री के आसपास बना था। दिन चढ़ने के साथ तापमान में बढ़ोतरी ज़रूर दर्ज की गई, लेकिन मौसम मेहरबान था और मेहरबानी का असर जो है वोटों में देखने को मिला। तकरीबन 61% के आसपास यहाँ पर वोटिंग हुई। मैं जिस पोलिंग बूथ पे थी वहाँ, मैं कई पोलिंग बूथ पे गई, वहाँ पर भी जो तस्वीरें, जो आंकड़े दिखे उसके हिसाब से सुबह ज़्यादा वोटर्स और महिला वोटर्स की जो संख्या है वो हमें ज़्यादा देखने को मिली। पुरुषों के मुकाबले महिलाएँ ज़्यादा थी। मैं बात करूँ कुछ खास इलाकों की, जो खास करके मुस्लिम बहुल इलाके थे, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वोटिंग हुई है। तो ऐसे में पिछले बार के आंकड़ों की मैं बात करूँ तो वोटिंग परसेंटेज कुछ कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन एक फाइनल रिजल्ट मैं अभी भी, क्योंकि कहीं कहीं वोटिंग जो है प्रक्रिया लास्ट के चरण पे मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर भी बस ख़त्म होने के कगार पे, तो मैं बात करूँ तो आंकड़े तकरीबन बराबर ही हैं। बहुत ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला। युवाओं की जो वोटिंग है उसमें गिरावट ज़रूर दर्ज की गई है पिछली बार के मुकाबले। ये काफी चिंता का विषय है कि युवाओं में जो है युवा उदासीन हुए हैं, जो युवा वोटर्स हैं। मनोज्ञा लोईवाल दिख रही हैं भुवनेश्वर से, वो हमें समझाएंगी कि भुवनेश्वर की हवा क्या कह रही है। तापमान बहुत तेज है और थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है, लेकिन क्या ये तूफान का आगाज है ये तो बताया जाएगा 4 जून को ही, क्योंकि दोनों पार्टियां दावे कर रही हैं कि एक कह रही है बीजेपी की इस बार तख्ता पलट हो जाएगा, बीजेडी कह रही है हम वापस सत्ता में आकर इतिहास बना देंगे। ये तो बात हुई दो पक्षों की, लेकिन जनता ने फैसला कर दिया है। और मैं जिस स्कूल के सामने हूँ वो ऐतिहासिक स्कूल इसलिए है क्योंकि यहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपनी स्कूल की पढ़ाई की है। अभी दरवाजे बंद हैं क्योंकि वोटिंग हो चुकी है। करीब 53% वोटिंग हुई है भुवनेश्वर में। यहीं से बीजेपी की सांसद है अपराजिता सारंगी, इस बार फिर मैदान में है, लेकिन सुबह से ही कह रही है कि कहीं पर दिक्कत या फिर कहीं समस्याएं ऐसी की बातें उठाई जा रही हैं। अब हम बात कर लेते हैं बाकी सीटों की। आज ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के भी भाग्य का फैसला हो गया है, उन्होंने मतदान भी किया है, उनकी सीट पर भी मतदान हो गया है। तो वहीं संबलपुर में जहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान फिर एक बार मैदान में है, तो उनके खिलाफ बीजेडी के चाणक्य माने जाने वाले प्रणब प्रकाश दास, जिन्हें उड़ीसा में बॉबी दा के नाम से जाना जाता है, वो मैदान में है। हालांकि अगर हम वोटिंग की बात करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण आंकड़ा ये हो जाता है कि 60% से ज्यादा वोटिंग हुई नहीं है। भले ही गरज के साथ छींटे पड़े हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जनता में उत्साह की थोड़ी सी कमी जरूर देखी गई है। ठीक है मेघा, आप हमारे साथ बने रहिए। मनोज्ञा, अब लिए चलते हैं आपको बिहार में सिवान, वहां से शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनकी सीट काफी अहम है, वो जिस सीट पर थे वहां त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। आज वहां पर वोटिंग कैसी रही और अभी क्या टक्कर है, आप क्या भाप पा रहे हैं, वो जरा बताइएगा, क्योंकि हिना ने आकर वो जो पूरा गेम है वो काफी 5 मजेदार कर दिया है। देखिए, शाम 5 बजे तक सिवान में 47% वोटिंग हुई है। मुकाबला आज यहाँ पे त्रिकोणीय दिखा है। दिवंगत गैंगस्टर व राजनेता साबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को इस बार आरजेडी से टिकट मिला नहीं। 3 बार पिछले 3 चुनाव में मिला, तो इस बार नहीं मिला। निर्दलीय मैदान में है। साबुद्दीन 4 बार यहाँ से आरजेडी के सांसद रह चुके हैं। हिना साहब का बैकग्राउंड आरजेडी का है। यहाँ पे 3 लाख जो हैं मुस्लिम वोटर्स हैं। कहा जा रहा है कि इसमें डिवीज़न हुआ है। अब किस हद तक हुआ है ये देखना होगा, लेकिन डिवीज़न हुआ है और हिना साहब को मुस्लिमों का वोट मिला है, तो इससे आरजेडी की टेंशन जो है बढ़ सकती है। वैसे आपको बता दें, आरजेडी से यहाँ प्रत्याशी हैं अवध बिहारी चौधरी, बिहार विधानसभा के पूर्व स्पीकर, और
जेडीयू से प्रत्याशी हैं विजय लक्ष्मी। तो विजय लक्ष्मी के जो पति हैं रमेश कुशवाहा, वो सीपीआईएमएल के नेता रह चुके हैं और 90 के दशक में सीपीआईएमएल जो है आईपीएफ के नाम से जाना जाता था और इन लोगों ने जो सीपीआईएमएल थे, आईपीएफ थे, इन लोगों ने कहर बरपाना शुरू किया था सवर्णों पर। तब शहाबुद्दीन ने यहाँ पर जो है आईपीएफ का खात्मा किया था और सवर्ण समाज इसके बाद शहाबुद्दीन के साथ आ गया था। तो 4.25 लाख सवर्ण मतदाता हैं। तो किस हद तक अब सवर्ण मतदाता हिना साहब के साथ गए हैं ये देखना होगा, लेकिन एक कड़ा मुकाबला यहाँ देखने को जरूर मिला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस बार जितने दिग्गज उम्मीदवार मैदान में थे उतने ही बड़े बड़े दिग्गज मतदाता भी थे, क्योंकि आज जब वोटिंग शुरू हुई तो सबकी नजर इन्हीं मतदाता पर थी। टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, मनोज तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर से लेकर यूपी के डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और झारखंड के पूर्व सीएम रघुबर दास, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर हम आपको ग्राउंड पर लिए चलते हैं। जो आज वोटिंग का मिजाज रहा वो आपको बताएंगे। दो सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित गुप्ता बनारस से जुड़े हुए हैं और आपको वीरेश पांडे प्रयागराज से दिख रहे हैं। सबसे पहले वीरेश के पास जान लेते हैं, उसके बाद तुरंत अंकित के पास जाएंगे। वीरेश, प्रयागराज में अब की बार वोटिंग कैसी रही, वोटिंग परसेंटेज क्या रहा और जो मतदाता थे क्या वो उदासीन थे, प्रयागराज में वोटिंग कम हुई? देखिए, लगभग 50% 5 बजे तक का आंकड़ा है। माना जा रहा है कि 6 बजे तक 60% के आसपास हो जाएगा। लेकिन जो मतदान कम हुआ है ये केवल प्रयागराज ही नहीं बल्कि जिस भी चरण में मतदान हो रहा है उसके पीछे का रहस्य समझना होगा, क्योंकि 14 में भारतीय जनता पार्टी के नेता, कार्यकर्ता और संगठन के लोग किसी भी तरीके से जीतना है इसके लिए लड़ रहे थे। 19 में भी किसी भी तरीके से जीतना है इसके लिए लड़ रहे थे और 24 में जीत गए हैं इसके लिए लड़ रहे हैं। इसलिए जो उदासीनता का भाव है कार्यकर्ताओं के बीच में और उसका जो इम्पैक्ट है वो मतदाताओं पर भी दिख रहा है। पर्चियां नहीं बटी हैं कभी भी। जी, मतदाता इसलिए उदास हैं कि जो मतदान के लिए उनको ले जाने वाले, बूथ पर ले जाने वाले कार्यकर्ता हैं वो घर बैठ गए हैं, वो निकल नहीं रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जब मोदी जी जीत रहे हैं तो हमें इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है। काफी अहम बात आपने बताई, ये तापमान बहुत बढ़ गया है। ये काफी अहम बात आपने बताई कि जो कार्यकर्ता हैं अब उनकी ऊर्जा भी कम हुई है। अंकित गुप्ता के पास लिए चलते हैं। पहली बार अभी प्रियंका गांधी जो है वो रोड और जो अखिलेश यादव की पत्नी है वो दोनों मिलकर एक साथ रोड शो कर रहे हैं बनारस में। अंकित, क्या स्थिति है वहां पे रोड शो की, बताइए जरा। बिल्कुल, मैं उसी रोड शो में मौजूद हूं जहां पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव एक साथ रोड शो कर रहे हैं। और ये जो है ध्यान रखना होगा कि 10 दिनों पहले जब प्रधानमंत्री ने 14 तारीख को यहां नामांकन किया था उससे एक दिन पहले 13 तारीख को एक बड़ा रोड शो किया था। तो आज जो है ये दोनों ही नेता यानी कि प्रियंका गांधी और डिंपल यादव सड़कों पर उतरी हुई हैं और एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है कि कार्यकर्ता हमारा भी हाथों-साथ नहीं है। हम भी जो है जो अजय राय साथ में नजर आ रहे हैं, जो उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे रहे हैं, हम भी जो है चुनाव में टक्कर देने को तैयार हैं। और देखिए इस वक्त जिस तरीके की जो तस्वीरें हैं, प्रियंका गांधी हो, डिंपल यादव हो या फिर जो बात की जाए अजय राय, एक तरह से बनारस की गलियों में, सड़कों पर घूम करके अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने की कोशिश है, क्योंकि उनको भी पता है मुकाबला आसान नहीं है। अजय राय इससे पहले भी जो चुनाव लड़ चुके हैं और दोनों बार उनको चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में मुकाबला आसान तो नहीं है, लेकिन ये देखिए यहाँ पर जो है आपको जो समाज के हर एक तबके से जुड़े हुए लोग नजर आ रहे हैं और ये बताने की कोशिश है इस रोड शो के जरिए प्रियंका गांधी और डिंपल यादव की कि कार्यकर्ता हमारा पूरी तरह से जो हतोत्साहित नहीं है और उसका मनोबल बढ़ा हुआ है। और गौरतलब है 2017 में के विधानसभा चुनावों में जिस तरह से जो मतदान हुआ था तो उसके बाद में ये साझा जो है ये वहां पर उस समय भी यूपी के लिए 2 लड़के ये नारा दिया गया था, अखिलेश और डिंपल यादव जो है, अखिलेश और राहुल गांधी उस दौरान भी जो है साथ में आए थे, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। कार्यकर्ता हैं खासे उत्साहित। ये बताइए मुकाबला होगा नहीं होगा? देखिए, चुनाव जीतना हो गया बड़ा ही सिंपल। दीदी प्रियंका के साथ आ गई हैं भाभी डिंपल। अरे वाह, आपने नारा भी तैयार कर दिया। लेकिन अजय राय तो इससे पहले भी 2 बार लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। वो चुनाव कोई और चुनाव था, लेकिन इस बार जिस तरह से जनता महंगाई, बेरोजगारी के नाम पर चित्कार कर रही है, वो आज सड़कों पर उतरकर
हमारी महबूब नेता प्रियंका जी और डिम्पल जी को देख। जी और डिम्पल जी, नारा आपका एक और था। काशी की राय अजय राय और मोदी जी को टाटा बाय बाय। अरे ये बताइए, पिछली बार तो मोदी जी ने जो है 4 लाख से ज्यादा मतों से हराया था, इस बार तो मार्जिन और बढ़ाने की 10 लाख की बात हो रही है। की जनता ने तय कर लिया कि मोदी गुजरात वापस जाओ। मोदी चुनाव हार रहे हैं, 5 लाख से चुनाव हारेंगे। अंकित बताइए, अंकित इनसे ये भी पूछ लीजिए कि सामने प्रत्याशी है कल्ट, जी जी, तो मुकाबला हो गया डिफिकल्ट। अपना सवाल दोहराएंगे, लगता है आपने भी कोई नारा तैयार कर लिया है। सामने तो नरेंद्र मोदी है। मैंने एक इनसे पूछा है कि कार्यकर्ताओं से ये भी पूछिए कि सामने प्रत्याशी है कल्ट, तो पूरा मामला हो गया डिफिकल्ट। नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है जयराय। अरे हमारे स्टूडियो से भी एक सवाल आ रहा है कि सामने प्रत्याशी है कल्ट, मुकाबला हो गया डिफिकल्ट। कोई डिफिकल्ट नहीं है, जनता ने सब इजी बना दिया है। इजी गोइंग, गुजराती वापस जाएंगे। अरे ये बताइए, अभी जब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया था, नामांकन से पहले कहा यह गया कि जीत की इबारत लिख दी गई है उसी रोड शो में। कुछ नहीं हुआ है उस रोड शो में। अब की बार तो प्रधानमंत्री जी 4 सीटें नहीं आ रही है यूपी में। ये बताइए, आप लोग जो है सड़कों पर तो उतरे हैं, लेकिन मतदान स्थल तक अपने जो है वोटरों को ला पाएंगे? एकदम जनता झूम के खटाखट वोट मारेगी। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं हमारे पास तो सब फटाफट आ रहा है। फटाफट नहीं, खटाखट के आगे उनको ये खट रहा है कि ये खटाखट कैसे आ रहा है। उनको जनता फटाफट भगा रही है। हम लोग खटाखट, राहुल गांधी खटाखट तो सीख लिया, लेकिन क्या वोट दबेगा खटाखट? इस बार राहुल गांधी की सरकार बनने वाली है, इससे भाजपा घबरा गई है, घबरा गई जनता। आइए थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा तो ये बताइए कि मुकाबला कैसा होगा? अजय राय लड़ाई में है? नहीं लड़ाई में है, जीत रहे हैं। तो देखिए, जो तमाम लोग हैं, जो समर्थक हैं, वो तो जीत करार दे रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए अजय राय पहले भी चुनाव मैदान में थे और 4 लाख से ज्यादा मतों से हार भी हुई थी। जी अंकित, ये अंकित गुप्ता हैं, वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डिम्पल यादव और प्रियंका गांधी पहली बार अजय राय जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, वहां पर उनके लिए रोड शो कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, आज जो वोटिंग हुई है उस पर आते हैं। छठे चरण में दिल्ली की सभी 7 सीटों पर वोटिंग थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की थी वो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की सीट। यहां कांग्रेस के कन्हैया कुमार की बीजेपी के 2 बार से सांसद मनोज तिवारी से टक्कर है, लेकिन नतीजों से पहले हर कोई अपने आप को जीता हुआ मान रखकर चल रहा है। इसी को लेकर कन्हैया कुमार ने क्या कहा, वो आपको सुना। मेरी परीक्षा नहीं है, अभी ये देश में लोकतंत्र की अग्नि परीक्षा है, और उस अग्नि परीक्षा में हम संविधान के राह पर चलकर संविधान को और लोकतंत्र को बचाते हैं कि नहीं बचाते हैं। आप भी इंटरव्यू किए होंगे, हमारे जो अपोजिशन में हैं, 2 बार के सांसद हैं, मुझे गाली देने के अलावा जो है पूरे कैंपेन में उन्होंने और कुछ नहीं किया है। 10 साल से सांसद वो हैं और गाली मुझे देते हैं। वो कह रहे राम को लाए हैं, लोग उनको लाएंगे, ये इस नाम पर चुनाव है। कन्हैया, इसका मुकाबला आपने कैसे किया है और क्या लगता है आज आप कैसे करेंगे? कब पैदा हुए मनोज तिवारी, किस ईस्वी में पैदा हुए? राम जी त्रेता युग में आए थे। ये इनका अहंकार है, इसको समझ लीजिए। इनके एक प्रवक्ता कहते हैं मोदी जी देश के बाप हैं, वही प्रवक्ता कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ मोदी जी के भक्त हैं। ये नारा लगाते हैं 2014 में। हम लोग और आप लोग घर में क्या कहते हैं? हर हर महादेव। ये कहते हैं हर हर मोदी, मतलब ये आप महादेव से ऊपर हैं। ये इनके सत्ता का अहंकार है। तो कन्हैया कुमार को हम आपको सुना रहे थे। अब अगली सीट पर चलिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में बीजेपी की तरफ से बांसुरी स्वराज हैं, इस सीट से इस बार नई दिल्ली से चुनाव लड़ रही हैं। देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचने को लेकर वो कितनी कॉन्फिडेंट हैं, वो सुनाते हैं। इस वक्त मेरे साथ नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा की उम्मीदवार बांसुरी जी मौजूद हैं। पोलिंग स्टेशंस आप विजिट कर रहे हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल रहा है, और मैं यही आपके माध्यम से अपील करना चाहूँगी दिल्ली की जनता को कि आज का दिन राष्ट्र के नाम है, और जब राष्ट्र की बात होती है तो व्यक्ति गर्मी से भी बेहाल होता तो फर्क नहीं पड़ता। तो आप गर्मी की फिक्र मत करिए, भारी संख्या में आइए, मतदान करिए, और मैं कहूँगी कि विकसित भारत को चुनिए,
सशक्त राष्ट्र को चुनिए और आकर ये जो आपका लोकतांत्रिक अधिकार है इसका उपयोग करें। बांसुरी जी, लगता है कि मोदी जी के नाम पर वोट मिल रहे हैं या फिर आप में जो झलक दिखाई देती है सुषमा जी की, उनके नाम पर वोट मिल रहे हैं? आपका जवाब वहां पर आ गया। आइए आइए, लीजिए लीजिए, देखिए। बार लगातार मोदी सरकार। नई दिल्ली में बांसुरी स्वराज की टक्कर आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से। वो बीजेपी को कितनी टक्कर दे पाए हैं, खुद सोमनाथ भारती से सुनाते हैं आपको। नई दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सोमनाथ भारती जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सुबह से हम देख रहे हैं लगातार कई सारे जो बीजेपी के हैंडल्स हैं वो ट्वीट कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं और जो वोटिंग करने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे, वो खाली पड़ी हुई हैं टेबल्स, वहां पर कोई पहुंच नहीं रहा, उनको क्या जवाब देंगे? देखिए, बीजेपी अपनी हताशा में, अपनी निराशा में कुछ भी कह रही है। जब माननीय प्रधानमंत्री खुद ऊल जुलूल बक रहे हैं तो क्या उनके कार्यकर्ता क्या उनके नेता कहेंगे? अब वो कह रहे हैं कि जी जो जेल का आपका नारा था, जेल का जवाब वोट से देंगे, उसका जवाब मिल पाएगा? जनता तो दे रही है। देखिए, आप जनता से पूछें, बता देगी जनता आपको। एक और मेरा अहम सवाल ये रहेगा कि हम देख रहे हैं कि बीजेपी लगातार इस बात को मुद्दा उठा रही है कि जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम महिलाएं वोटर्स, वो बुर्का पहन के ना आए, उनकी चेकिंग होनी चाहिए क्योंकि बोगस वोटिंग कहीं ना कहीं होती है, उसको प्रिवेंट करने के लिए। इसको आप कैसे देख रहे हैं और क्या यहाँ पर उस तरह की चेकिंग हो रही है? आपने ऐसा कुछ नोटिस किया? देखिए, बीजेपी हताशा में है और कुछ भी कह रही है इस वक्त। इस बार खाता खुलेगा दिल्ली में आम आदमी पार्टी का, क्योंकि गठबंधन भी है, कांग्रेस भी साथ में है, सबका समर्थन मिल पाएगा आम लोगों का? इस बार बीजेपी खाता बंद होगा। आज छठे फेज में हिमाचल प्रदेश में भी वोटिंग हुई। हिमाचल की हमीरपुर सीट पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के पिता नारायण लाल नड्डा ने भी वोट डाला। 99 साल के नारायण लाल नड्डा ने विजयपुर बूथ पर अपना मतदान किया। हम उसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनके पिता हैं नारायण लाल नड्डा, उन्होंने वोट डाला है। 99 साल के नारायण लाल नड्डा हैं, उन्होंने विजयपुर बूथ पर मतदान किया है। ये उनके वोटिंग की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 99 साल उम्र है, 100 से एक कम। उन्होंने अपना वोट, अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, वोट डाला। जेपी नड्डा के पिता की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।